गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और यह आपको 5वां क्लास होगा। इसके पहले 4 क्लास अपलोड कर दिया गया है, यानी 4 वीडियो अपलोड आपको मिलेगा और यह घटना चक्र 2024 के नाम से प्ले लिस्ट है, जाकर के देख लीजिए, वहाँ पे सभी वीडियो मिल जाएगा। और यह वीडियो आपको 10 बजे अपलोड किया जाता है सुबह में, और एक 8 बजे अपलोड किया जाता है, जो कि साइंस का होता है। और साइंस का केमिस्ट्री का स्टार्ट हो गया है आज। इसके पहले आपको भौतिक शास्त्र का सभी प्रश्न समाप्त हो गया, तो वह जाकर के देख लीजिए। 4 नंबर तक वहाँ पे आप लोग को वीडियो अपलोड रहेगा। और यह जो है न्यू बुक है, 2024 का बुक है, और यह घटना चक्र का यह जो है बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए। बिहार दरोगा के लिए भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और बीपीएससी के लिए तो यह खास करके है ही। तो आप लोग फ्रेंड्स प्रतिदिन देखिए वीडियो, यह सुबह 10 बजे और यहाँ पे 8 बजे साइंस का अपलोड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। आज हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास से स्टार्ट किए हैं इसमें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आज होने वाला है क्या। तो यहाँ पे होगा आज आपको कांग्रेस होगा, ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। और कांग्रेस में गरम दल और नरम दल होगा, और उसके बाद आपको भारत में क्रांतिकारी आंदोलन होंगे, ठीक है। उसके बाद भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां होगा। इतना तक आप लोग को यहाँ से यहाँ तक में आप लोग को समाप्त कर दिया गया है। और यह वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। और घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस से संबंधित प्रश्न जो भी है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा, फुल डिस्कशन के साथ। यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, 72 प्रतिनिधि भाग लिया था, ठीक है, 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। चलिए इसका देख लेते हैं डिटेल से। यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम किसने किया था, ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, और जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। यह अवकाश प्राप्त यानी कि यह रिटायर अधिकारी थे, ठीक है। और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था, यह पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो यह 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें से 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रांत के थे। 38 कहाँ का था, तो बम्बई प्रांत का था। और 21 सदस्य मद्रास के थे, और 3 सदस्य बंगाल के, और 7 सदस्य उत्तर प्रदेश एवं अवध से थे, तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बायोमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा किया गया था, पहला अधिवेशन। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी ने पहली अध्यक्षता किया था, तथा इन्हें इनके प्रथम महासचिव स्वयं एवं ह्यूम थे। प्रथम सचिव जो थे वह ए ओ ह्यूम ही थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो यह हुआ था बम्बई में हुआ था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 3 और प्रश्न है, यहाँ पर जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, यानी किस वर्ष हुआ था, तो यह 1885 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो किसने, तो ये वो ह्यूम के द्वारा किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक ये वो ह्यूम ही हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो कौन थे, तो यह देखिए कि असैनिक असैनिक सेवा सेवक थे, ठीक है, असैनिक सेवक थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह बम्बई में हुआ था। देखिए यह क्वेश्चन बार बार आने से आप लोग को यह अच्छे से याद हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, दूसरा का किसने किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा दूसरा किया गया था। और दूसरा यह कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और 1886 में हुआ था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था, तो देख लेते हैं कि इसमें से कौन ऐसा उद्देश्य था जो कि उस समय नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें सी जो दिया गया है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह जो है इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए कि देश के हितों की रक्षा करने
वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना यह सभी था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करने और उस राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये सभी सब शामिल था, लेकिन यह जो सी है यह शामिल नहीं था। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए पहला महिला अध्यक्ष कौन थी प्रथम, तो यह एनी बेसेंट हो जाएंगे और यह बनी थी 1917 में। ठीक है, अगर प्रथम भारतीय महिला की बात किया तो यह भारतीय हो जाएगा, तो यह बनी थी 1925 में। ठीक है, और यह कानपुर में बनी थी। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इस सभी को याद करके रखना है। आगे यहाँ पे देखते हैं एनी बेसेंट आयरलैंड की कहाँ की थी, तो आयरलैंड की थी और ये जो है 1907 से 1933 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। अगर पूछ दे थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान या थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, तो यह हो जाएगा एनी बेसेंट, भी याद रखना है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन आता है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। और देखिए यहाँ पे 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। यह भारत के भारतीय जो थी, प्रथम भारतीय अपना देश के था, इसीलिए प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और देश की बनी होगी तो यह जो अधिवेशन की बनी तो दूसरी थी। ठीक है, आगे 1947 से 49 तक वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी रही थी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर में है कि किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो यही देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, यह बनी थी 1925 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये निवेसेंट हो जाए, सॉरी यहाँ पे भारतीय लगा हुआ है। देखिए प्रथम अगर यही खाली सिर्फ रहता तब एनी बेसेंट होता, लेकिन यहाँ पे भारतीय लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे सरोजिनी नायडू है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए यहाँ पे प्रथम महिला अध्यक्ष हो गया। ठीक है, वहाँ पे भारतीय महिला अध्यक्ष था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 14 नंबर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कितना मुस्लिम प्रतिनिधियों भाग लिया था, 33 लिया था। ठीक है, 33 लिया था कांग्रेस के दूसरा सम्मेलन में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 या 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33, तीसरे सम्मेलन में जो यह 87 में हुआ था 81 हो गया और चौथे सम्मेलन जो 88 में हुआ था इसमें 221 पहुंच गई थी। ठीक है, प्रतिनिधि यह मुस्लिम का। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ पर द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष की बात किया गया। ठीक है, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे यह हो जाएगा रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रथम की बात किया जाता था कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब प्रथम होता। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी थे। और ध्यान तब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर के कलकत्ता में रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात किया था बदरुद्दीन तैयब थे। आगे यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो यह 24 का किया था। ठीक है, 1924 में किया था और यह बेलगांव में हुआ था। ठीक है, और बेलगांव कहाँ है, तो कर्नाटक में, और एक ही बार सिर्फ यह बने थे। आगे देखिए दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था और इस अधिवेशन की एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए और इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौता को अनुमोदित भी किया गया था। आगे देख लेते हैं 17 नंबर में है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसी ने कहा था। तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह बात कहा गया था। आगे यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में वापस हुआ
तथा बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और ये समझौता लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है और इसका कांग्रेस लीग समझौता के भी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, एक बात यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लीजिए यहाँ पे कि जो 16 में हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। ठीक है, अंबिका चरण चरण मजूमदार थे। ठीक है, मजूमदार हो जाएंगे। ठीक है, यही अध्यक्षता किए थे यह 16 का। देखिए ऐसा पे याद कर लीजिएगा कि गरम और नरम दल जो थे यह दोनों फुट अलग हो गया था। ठीक है, कब हुआ था, तो यह 1907 में। ठीक है, 1907 में यह अलग हो गया था और यहाँ पे क्या हुआ था कि रास बिहारी घोष जो है अध्यक्षता कर रहे थे यह 1907 वाला में। इसीलिए गरम दल और नरम दल को रास उनकी बात नहीं आया तो उन्होंने क्या किया कि अलग हो गया, यानी फूट पड़ गया। और यही अंबिका चरण मजूमदार थे यह 1916 में लखनऊ में अध्यक्षता कर रहे थे। इन्हीं के चरण में आकर के सब गिर गया कि चलिए हम आपके चरण में गिरते हैं और हमको जो गलती हुआ वो माफ कीजिए, हम लोग को एक में मिला लीजिए। तो यही 16 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था अंबिका चरण मजूमदार के चरण की अध्यक्षता में। ठीक है, तो अंबिका चरण इनके चरण में सब आन के गिर गया और मुस्लिम लीग भी आन करके यहाँ पे गिरा और मिल गया, बोला कि अब गलती सलती माफ हुआ, सब हम लोग एक रहेंगे। ठीक है, तो यह याद करने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग को याद हो जानी चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इन्हीं के चरण में सभी गिर गया और गरम दल नरम दल एक हो गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट। जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह बात कहा गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये भी वही क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर में हुआ था और यह 1912 में हुआ था और एक आपको 1922 में हुआ था। देखिए 10 साल के अंतराल में यह गया में हुआ था। ठीक है, गया में, और बांकीपुर जो हुआ था यह पटना क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मधोलकर ने किया था और इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। कांग्रेस का पिता कब कहा गया था, तो यह मधोलकर के अध्यक्षता में और यह बांकीपुर में किया गया था, अधिवेशन उसी में कहा गया था। A.O. ह्यूम को पिता कहा था कांग्रेस का। आगे देखिए 1912 में पटना में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो यहाँ पे R.N. मधोलकर सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सुरक्षा बल। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका सभी। यहाँ आपको है यह जो बात है यह लाला लाजपत राय की बात थी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि सुरक्षा बल्ब सिद्धांत। ठीक है, सेफ्टी बल्ब प्रिंसिपल जो था यह इसका उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया था। वे कांग्रेस को डॉक्ट्रिन के दिमाग की उपज मानते थे और लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेज ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया था। इस तरह से इनको मानना था लाला लाजपत राय का। आगे देख लेते हैं कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो यह जो है ऑप्शन आपको डी से हो जाएगा, लाला लाजपत राय की यह सभी बात थी। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर में है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है, तो यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिखा गया बात था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 25 में है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल जो है लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। यह किसके द्वारा कहा गया था, तो यह भी बात कर्जन के द्वारा ही कहा गया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे
और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनैतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो यह कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 27 का है कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त कहा था। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त यह कहा था कि यह 3 दिन का तमाशा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिन यानी 3 दिवसीय तमाशा कहा था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 20वीं सदी के प्रारंभ यानी प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुआ था। तो देखिए कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया जो शुरू हुआ था इसमें से आपको सभी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, यानी इसमें सभी हो जाएगा यहाँ। चलिए आगे यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया और नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुसार अपनी राजनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उन्हें राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गरमपंथी की सोच और अनुमान पारंपरिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही अलग थे और नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उसके बातचीत कर रहे हैं और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर रहे थे। फलस्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, यानी गरम दल और नरम दल में बंट गए। आगे देखते हैं न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला जो 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस के आलोचना की थी और इस लेखों का लेखक कौन थे? तो यह हो जाएगा अरविंद घोष थे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 30वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आपको पहले ही बताया था कि 33 लिया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है 31 वाला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कि 1918 में मोटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने यह महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने ही गठित किया था। उन्होंने क्या गठित किया था? तो यहाँ पे मोंटफोर्ट सुधारों को कांग्रेस के महत्वपूर्ण रुख अपनाया और उसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए और उन्होंने गठन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा कि इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का। ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 32वां प्रश्न है कि 1922 में गया अधिवेशन यानी गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन ये हो जाएगा चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। देखिए वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया के कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग और भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया और इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया और इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास हो जाएंगे।
आगे यहाँ पर देख लेते हैं 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास CR दास के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पर देख लें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन भी यह 1922 में हुआ। चित्तरंजन दास, वही क्वेश्चन आ रही है बार बार, तो इसको अच्छे से याद हो जाएगा आप लोग को। अपने किस कार्यकारिणी, देखिए अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो ये ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस 1938 में निर्वाचित हुए थे। देखिए कांग्रेस का हरिपुरा, हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। हरिपुरा अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, निर्विरोध निर्वाचित हुए। और ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी, देखिए त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीत गए थे। ठीक है, यही त्रिपुरी संकट हुआ था कि इसी में इन्होंने त्याग पत्र दे दिए थे, लेकिन इन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया था। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, जब यह सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफा दे दिए थे, तो उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अध्यक्ष, और इसी को कहा जाता है त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट कब आया, तो यह 1939 में, यानी कि यह जो सीतारामैया चाहते थे कि हम बने, और ये गांधी जी इनको बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो जीत गए सुभाष चंद्र बोस, इसी वजह से यहाँ पे विवाद हो गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सी हो जाए, दरभंगा के राजा थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको यह हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। और अबुल कलाम आज़ाद के बारे में देखिए, अबुल कलाम आज़ाद जो थे 40 यानी 1940 से वर्ष 1940 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे, और इन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड वेवेल 1945 दोनों से वार्ताएं किए थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 40वां प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। देखिए जब विभाजन हुआ था उस समय अध्यक्ष यहाँ पे JB कृपलानी हो जाएंगे, और विभाजन कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक यहाँ भी देख लेते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। उन्होंने कांग्रेस के 24वें, ठीक है, सॉरी 54वें है, ठीक है, 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 में मेरठ का अध्यक्ष चुना गया था, तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन यह 1948 के जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने किया था, और महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन 1924 में, और जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन यह कब कब किए थे, लाहौर 29 में किए थे, लखनऊ जो हुआ था यह 1936 में हुआ था, और फैजपुर जो हुआ था यह 1936 में हुआ था। सरदार पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में किया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 41 नंबर प्रश्न है कि सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 42 नंबर प्रश्न है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक के अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे थे कौन थे, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कराची अधिवेशन में 1931 में हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। यहाँ पे देखिए स्वराज मेरा, यहाँ पे स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, यह बाल गंगाधर तिलक का कहना है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, और ये कब कहे थे, तो यह कहे थे 16 में, ठीक है, 1916 में। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी शहरी क्षेत्र से थे,
ठीक है, आगे यहाँ पे चलिए विस्तार में इसको समझ लेते हैं कि उदारवादी राजनीतिक या राजनीतिक की भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता तथा दादा भाई नौरोजी, देखिए नरमपंथी में याद कर लीजिए दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह बाचा, बायोमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्र से संबंधित थे और इस काल में कांग्रेस पर समृद्ध समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था और उपाधियों और बड़े-बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षक रखते थे। ठीक है, तो कांग्रेस में आने वाले ये बड़े प्रतिनिधि बड़े-बड़े नगरों से आते थे। ठीक है, 3 और प्रश्नों को देखते हैं। 3 नंबर में है कि निम्न में कौन उपग्रंथी उपग्रंथी नहीं था, तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन गर्मपंथियों से प्रभावाधीन आया, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको एक यहाँ पे हो जाएगा कि यानी 1906 के बाद में आया। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 5 में है कि निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था, तो गर्म दल से संबंधित यहाँ पे अरविंद घोष हो जाएंगे। ठीक है, और ये गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और एम एन बनर्जी सभी जो नरम दल के थे। चलिए आगे यहाँ पे समझ लेते हैं कि अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे और वह गर्म दल के 4 स्तंभ यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष थे। ठीक है, में से एक थे और यह 1893 से 94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, यह अराष्ट्रवादी यह जो है अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है और इसके शासकों का जो अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न करने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। ठीक है, इसी तरह से यह बात इन्होंने कहा था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है, तो नरम दल के तौर पर इनको में से कौन नहीं जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो क्या इसकी पद्धति थी, तो ऑप्शन आपको भी हो जाएगा राजावम बद्ध आंदोलन था। ठीक है, यह जो पद्धति थी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति क्या थी, तो राजवाम बंद था आंदोलन था और अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक की जागरूकता उत्पन्न करना था। देखिए शेर ए पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं, कौन मशहूर है, तो यहाँ पे हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक के लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब, यह कब जाने लगे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे ये है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर W.C. रैंड तथा लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया गया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो यह 6 वर्ष का होया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे आगे है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 साल को कारावास की सजा देकर मांडले जेल म्यांमार भेज दिया गया था। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में पहली बार किसने जेल गया था, तो यह गए थे जेल 6 साल के लिए बाल गंगाधर तिलक। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, तो देखिए किस वर्ष में वी डी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे,
तो यह यहाँ पे ऑप्शन आपको ई हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई सही नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए कि वी डी सावरकर वर्ष 1937 से 42 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और वी डी सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की और सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़ गए। अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन एक हो जाएगा, वी डी सावरकर हो जाएंगे। देखिए स्थापना इसकी हुआ था 1904 में, स्थापना और स्थान कहाँ था, नासिक महाराष्ट्र में, और संस्थापक वी डी सावरकर थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि वी डी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित एक मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हुआ। यही मित्र मेला जो था अभिनव भारत में बदल गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था, तो वी डी सावरकर के द्वारा। आगे यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो यह 1908 में किया गया था। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर में है यहाँ पे कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर हो जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। काकोरी कांड से संबंधित सूर्यसेन नहीं हो जाएगा, सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। दिए गए विकल्प में अन्य सभी काकोरी कांड से संबंधित है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल्ला हो जाएंगे, राजेंद्र लहड़ी हो जाएंगे, अशफाक उल्ला खान जो हो जाएंगे, ये तीनों जो यहाँ पे काकोरी कांड से संबंधित हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 7वां प्रश्न हो जाएगा कि जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था, तो जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन हो जाएंगे, यहाँ पे उपरोक्त में सभी हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए लाला हरदयाल हो जाएंगे, भूपेंद्र दत्त हो जाएंगे, बारिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। चलिए इसके बारे में आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपको कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मंगवाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, जिसमें हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिमरनमैन योजना का नाम दिया गया। ठीक है, जिमरनमैन योजना का नाम दिया गया और लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त तथा बारिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ये तीनों ही इस योजना से संबंधित है और इन लोगों ने मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत 1915 में बर्लिन कमेटी की स्थापना किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न है और 8 नंबर में यहाँ पे हो जाएगा आपको कि 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि एन.एस. हार्डिकर हो जाएंगे। ठीक है, एन.एस. हार्डिकर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो पटना युवक संघ की स्थापना हुआ था यह 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई, जिसमें बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए आगे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, तो भारतीय क्रांति की जननी या मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था और इनके माता पिता पारसी थे और सोराबजी फौमजी पटेल इनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ जो वकील थे
और आगे इसका देख लेते हैं। आगे यहाँ पे जो वकील थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे, मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई और 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया और यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। उन्हें भारतीय क्रांति की मां यानी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, तो स्टुटगार्ट जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 12वां प्रश्न हो जाएगा कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्टुटगार्ट में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 13वां प्रश्न हो जाएगा कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1924 में हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। संस्थापक हो जाएंगे सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे कि कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किससे मृत्यु दंड दिया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे एक हो जाएगा कि मदन लाल ढींगरा को। कर्नल वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर किया था। और यहाँ पे देखिए कि वायली प्रधानमंत्री के इस बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। ठीक है, यह क्या थे, मदन लाल ढींगरा यह बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी भी दे दिया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन एक सही हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खां को दिया गया था। और यह जो घटना हुआ था कब, तो अक्टूबर 1924 में यह काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो हुआ था यह कब, तो 1924 में। सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को, देखिए जो घटना हुआ था 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। और यह घटना काकोरी कांड, वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान नाम इसका क्या रख दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है के नाम से प्रसिद्ध है। और इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए थे। ठीक है, फरार हो गए थे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 16 में है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो ऑप्शन यहाँ पे भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमनकारी के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिवा वर्मा, जगदेव कपूर, भगत सिंह और भागवती चरण बोहरा और सुखदेव चंद्रशेखर के नेतृत्व में HRA को पुनः स्थापित करने का कार्य शुरू किया गया और 1928 में
फिरोजाबाद फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSAR कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे देख लेते हैं। 17 नंबर में है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए का तिल में है, यह किसके द्वारा कहा गया है, यह बात है, ठीक है। तो यह किसके द्वारा कहा गया है, यह है आपको बिस्मिल्लाह यानी बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया। ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है। तो रचयिता हो जाएगा इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं। देखिए उपयुक्त गज़ल की पंक्ति शायर बिस्मिल अज़ीमाबादी की थी और बिस्मिल अज़ीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था और इनका जन्म वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में हुआ था और यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी और यह वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ़ार की पत्रिका सब्बाह में छपी थी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखते हैं कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद, ये भी वही क्वेश्चन है। तो यह हो जाए क्या, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, ठीक है। तो यह हजरत मोहानी के द्वारा यह दिया गया था, लेकिन भगत सिंह के द्वारा वह सर्वप्रथम कहा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। 21 में भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दिया गया था। तो यह दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र, इनका सही आंसर हो जाएगा कि 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 1907 में हुआ था और भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था। आगे यहाँ पे देख लीजिए अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति ऑप्शन डी हो जाए, एक क्रांतिकारी संगठन था। आगे यहाँ पे देख लीजिए, यह अनुशीलन समिति का एक क्रांतिकारी संगठन थी और बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। अनुशीलन समिति देख लीजिए, यहाँ मिदनापुर में 1902 में, ढाका अक्टूबर 1906 में और कलकत्ता में देखिए 1902 से चला था यह मार्च में। और सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार, और यहाँ पे प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष थे, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, वाधा जतीन जिनको कहा जाता है, और बारेंद्र नाथ घोष को समिति सरकार के अनुसार यह भी यहाँ पे कलकत्ता में था 1909 में, ठीक है। और यह जो मिदनापुर में आपको था यह 1909 में, इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा किया गया था और ढाका में पुलिन बिहारी दास के द्वारा किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा और 1902 में कुल युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन किया गया और वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में 1906 में युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन भी हुआ था और हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। आगे हम 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे किया गया सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए आगे यहाँ पे 26 नंबर को देखते हैं कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। आगे देख लेते हैं कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की, यहाँ पे भी क्वेश्चन वही है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं चटगांव जो शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो यहाँ पे सूर्यसेन के द्वारा बनाया गया था। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे चिटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था और सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA की स्थापना की थी और इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ और लता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त तथा आनंदगुप्त प्रमुख थे। और 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चट्टगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया और 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें से 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए और 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दिया गया था। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी सूर्यसेन हो जाएंगे। आगे देखिए निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो ऑप्शन डी हो जाए अरविंद घोष हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 31वां प्रश्न हो जाएगा कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो उधम सिंह के द्वारा मारा गया था माइकल ओडायर, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। आगे यहाँ पर देख लीजिए सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था और उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में 1940 में हत्या कर दी थी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 32वां प्रश्न है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति के क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 33वां प्रश्न है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ऑप्शन यहाँ पे एक हो जाएगा अबुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था खुदाई खिदमतगार। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अबुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था और इन्हें लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था। और लाल कुर्ती संगठन ने पाठनों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालात को सुधारने की मांग की। और ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे यहाँ देखते हैं कि भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो खान अबुल गफ्फार खान हो जाएगा। आगे आप देखिए सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अबुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आगे देखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे हैं? तो यह लिखा है किसने? H.G. किन के द्वारा यह बात लिखा गया है। चलिए आगे यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा आगे कि H.G. किन शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित में से किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेरशाह के बारे में यह टिप्पणी उन्होंने इसलिए किया कि क्योंकि बहुत ही कम समय में शेरशाह ने भारत में मुगलों से सत्ता की बागडोर छीनकर अपने हाथ में ले लिया था। फ्रंटियर गांधी के नाम से असली नाम यहाँ पूछा जा रहा है, तो अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी कहा जाता है।
चलिए आगे देखिए, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि है। और यह फ्रेंड्स आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आप लोग को स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग को छठा क्लास जो होगा उसमें यह वीडियो आप लोग को आएगा।